Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss chapter number 13, short question answer. First question is what is the force that a conductor of length L carrying a current I experiences when placed in a magnetic field? What is the direction of this force? क्वेश्चन है आपके पास अगर एक लेंथ एल का कंडक्टर है और उसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है और तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कितनी होगी, कैसे फाइंड की जाएगी और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पार्ट बी में आपने बताना है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये वो फोर्स है जो एल लेंथ के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी स्ट्रेंथ बी है और जिस कंडक्टर की लेंथ एल है उसमें रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ है और अगर फोर फिंगर आपकी बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है तो जो फोर्स लगेगी वो थंब पॉइंट यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट टू कैरिंग वायर। अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं और दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों की सेम तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर राइट साइड पे नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहा है और लेफ्ट साइड पे साउथ प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे के भी राइट साइड पे नॉर्थ होगा और लेफ्ट साइड पे साउथ होगा। अब एक का साउथ और एक का नॉर्थ दोनों एक तरफ आ जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। वो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो हमारे पास जो उनके दरमियान फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ये डायरेक्शन है एक के करंट की और यही डायरेक्शन है दूसरे के करंट की और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है यूं करके और इसमें भी यूं जनरेट हो रही है। एक का इस साइड पे अगर नॉर्थ है और इस साइड पर साउथ है तो दूसरे का भी डायरेक्शन ऑफ करंट के सेम होने की वजह से नॉर्थ इस साइड पर आ जाएगा और साउथ दूसरी साइड पर आ जाएगा। अब ये नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, what is the magnitude of force on a charge q moving with velocity v in magnetic field b। अगर एक आपके पास चार्ज है जिसका जो चार्ज q है जिसके ऊपर और अगर वो मूव कर रहा है वेलोसिटी b के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी। जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी वो बराबर होगी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और जो थीटा है वो जो एंगल है वो बिटवीन वी एंड बी है। वी और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास आएगा थीटा और इस फोर्स को हम आमतौर पर लॉरेंट्ज फोर्स बी कहते हैं। ये जो फोर्स है जो करंट जो मूविंग चार्ज के ऊपर लग रही होती है इन अ मैग्नेटिक फील्ड उसको कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। Question number 4. In a uniform magnetic field B, an electron beam enters with velocity v. Write the expression for the force experienced by the electron. तो कितनी फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेम फार्मूला सेम सब कुछ वही है, सिर्फ अब आपके पास क्या आ जाएगा, Q की जगह पे E आ जाएगा। यहाँ पर जो F इज इक्वल टू क्यू वी बी का आपके पास फार्मूला है ये क्यू वी बी, तो यहाँ पर क्यू वी बी में Q की जगह पे E आ जाएगा। लेकिन हमारे पास बात हुई है बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम। अब बीम में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एन डाल देंगे। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आंसर आ जाएगा एन ई वी बी साइन थीटा। ओके जी, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड एट एनी आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड। अब कोई भी अगर आर्बिट्ररी एंगल थीटा समथिंग उसके अंदर एक आपके पास इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज एंटर हो जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो हमारे पास कहलाता है आपके पास रेक्टिलिनियर या हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का मतलब होता है जिस तरह एक स्प्रिंग नहीं होता आपके पास उस तरह का पाथ ये जो डायग्राम में दिखाया गया है वो किसी एंगल पे उसकी वेलोसिटी मूव कर जाएगी और वो उस वेलोसिटी के साथ जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा, लेकिन साथ साथ आगे भी मूव करेगा, तो एक हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके मूवमेंट का। Question number 6. An electron does not suffer any deflection while passing through a region. एक इलेक्ट्रॉन बगैर डिफ्लेक्ट हुए रीजन से चला जाता है। क्या इसका मतलब ये है, आर यू श्योर डैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड? क्या आप कंफर्म है कि वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी? तो ऐसा नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकती है। कैसे हो सकती है? हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दें तो फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर ये साइन थीटा भी जीरो हो जाए तब भी तो फोर्स जीरो हो जाएगी। यानी वेलोसिटी और बी, इन दोनों के दरमियान ऐसा एंगल बन जाए, या वो 0 डिग्री आ जाए या 180 डिग्री आ जाए, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो के बराबर होता है और साइन 180 भी जीरो के बराबर होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन बगैर किसी डिफ्लेक्शन के वहाँ से गुजर जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन बगैर किसी डिफ्लेक्शन के वहाँ से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. An electron beam passes through a region of cross electric and magnetic field of intensity E and B respectively. दो फील्ड है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरनी है। फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीड द बीम विल बी रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। ऐसी क्या वैल्यू होगी कि आपके पास बीम अनडिफ्लेक्टेड हो जाए? बीम क्या हो जाए? अनडिफ्लेक्टेड हो जाए। जब आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा, तो जो वर्क डन है वो दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर हम इन दोनों को इक्वल ले लें, अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल ले लें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब Q और Q आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा E बाय B के। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट कैन पास अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे ना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगी, ना ही उस पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी। Uniform electric and magnetic field are produced pointing in the same direction. An electron is projected in the direction of the field. What will be the effect of on the kinetic energy of electron due to the field? अब देखें, दो फील्ड हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ऐड अप करेंगी, और वो दोनों फोर्सेस अगर ऐड अप करेंगी तो फोर्स बराबर आ जाएगी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि वी क्रॉस बी इसलिए लिखा है, वी बी साइन थीटा होता है, तो इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। An electron charge is negative, the electric field will produce retardation on the electron. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी? रोकेगी। एंड द क्रॉस प्रोडक्ट इन इज द अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल यील्ड जीरो इफेक्ट एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज जीरो। क्योंकि अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साइन थीटा साइन जीरो के बराबर आ जाएगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकने की कोशिश करेगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन विद रिड्यूस वेलोसिटी। जो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। अगर आपके पास वेलोसिटी कम होती जा रही है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। Question number 9. What is the cyclotron frequency of a charged particle of mass m, charge q, moving in a magnetic field B? आपके पास साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर वो मूव कर रहा है। अब फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर क्यू वी और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब फोर्स मेरे पास आ गई क्यू वी बी के। दूसरी फोर्स जो होती है वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो चीज़ को सर्कल में मूव कराती है। तो फोर्स, ये फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कर लेते हैं, तो एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी यहाँ से फाइंड करें तो एक वी और एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा,
इस साइड वाला m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड वाला r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई m। अब जो मेरे पास v होता है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। आर ओमेगा पुट करें तो ओमेगा आर ओमेगा में जब वहाँ पुट करेंगे तो आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओमेगा बराबर आ जाएगा क्यू बी बाई एम के। और फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई, या ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है। तो आपके पास एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई टू पाई एम, ये आपके पास आ जाएगी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। कैन न्यूट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन गिव रीजन। क्या साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेट होते हैं? तो साइक्लोट्रॉन सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराता है या एक्सेलरेट कराता है, वो न्यूट्रॉन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन आपके पास अनचार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 11, अ करंट कैरिंग लूप free to turn in a magnetic field B. What will be its orientation relative to magnetic field B in the equilibrium state? Equilibrium state का मतलब है ये मूव ना करें। टॉर्क जो होता है उसका फार्मूला होता है NAIB cos थीटा, और cos 90 बराबर होता है 0 के। तो अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी आपके पास B और एरिया के दरमियान एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। हाउ डज अ करंट कैरिंग कोयल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट? एक करंट कैरिंग कोयल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है? एक करंट कैरिंग कोयल के अंदर से जब करंट फ्लो करना शुरू करता है तो उसकी एक साइड नॉर्थ बन जाती है और एक साइड साउथ बन जाती है। तो एक साइड नॉर्थ बनने से और एक साइड साउथ बनने से वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट होता है।